नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंसेप्ट्स, लागत अवधारणाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे थे। प्रोडक्शन फंक्शन का अगला जो टॉपिक है वो है कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणाएं। तो इसमें हम देखेंगे कि लागत किसे कहते हैं, लागतें कितने प्रकार की होती है और उनकी परिभाषाएं कैसी होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट। लागत किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों पर होने वाले व्यय के योग को उत्पादन की लागत कहते हैं। तो हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे कि उत्पादन की लागत क्या है। तो अर्थशास्त्र में किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु के उत्पादन में हमें विभिन्न साधनों का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करना पड़ता है और उन पर जो व्यय होता है वो ही उस प्रोडक्शन की कॉस्ट कहलाती है। लागतों के प्रकार कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की लागतें होती है, उनकी क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है, उसको हम बात करेंगे। पहली है स्पष्ट लागत एवं अस्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एक्सप्लिसिट या सुस्पष्ट लागत। सुस्पष्ट लागत किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उद्यमी के द्वारा बाजार से खरीदे गए उत्पादन के साधनों पर होने वाले व्यय को सुस्पष्ट लागत या स्पष्ट लागत कहते हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है एंटरप्रेन्योर, जो बाजार से उस वस्तु के उत्पादन के लिए साधन क्रय करता है, जैसे श्रमिक को मजदूरी देता है, पूंजी को ब्याज देता है, भूमि को लगान देता है, प्रबंधक को उसका वेतन देता है, तो उसका जो योग आता है वो ही स्पष्ट लागत या सुव्यक्त लागत कहलाती है। तो ये बाजार से जो भी क्रय किया जा रहा है साधनों का, उसका व्यय एक प्रकार से सुस्पष्ट लागत कहलाती है। दूसरी है अस्पष्ट या अव्यक्त लागत। अब किसी भी वस्तु के उत्पादन में उद्यमी के द्वारा स्वयं के साधनों के उपयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है तो उद्यमी स्वयं के साधनों का भी उपयोग करता है, तो उन पर उन साधनों का जो आरोपित मूल्य है उसको अस्पष्ट लागत या अव्यक्त लागत कहते हैं। तो इसमें उद्यमी के स्वयं के साधनों के इम्प्यूटेड वैल्यूज को शामिल करते हैं। जैसे किसी वस्तु के उत्पादन में उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी लैंड का प्रयोग करता है, तो उसमें जो भी इसका इम्प्यूटेड रेंट होता है उसको शामिल करेंगे। कैपिटल को यूज ले रहा है, स्वयं की पूंजी का उपयोग कर रहा है, तो उस स्वयं की पूंजी का ब्याज को भी जोड़ते हैं। और स्वयं काम करता है उसमें, तो उसका मजदूरी को भी जोड़ेंगे और स्वयं के जो अनुमानित लाभ है उसको भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार अस्पष्ट लागत के अंतर्गत उद्यमी के स्वयं के साधनों का आरोपित जो भी मूल्य होता है उसको शामिल करते हैं। तो ये एक प्रकार की अस्पष्ट लागत होती है, क्योंकि स्वयं जो उद्यमी होता है स्वयं को पेमेंट नहीं करता, जैसे अपनी भूमि को लगान नहीं देता, अपनी पूंजी को ब्याज नहीं देता, अपने को मजदूरी नहीं देता, वो अनुमानित लाभ लेता नहीं अपने पास में, तो उसका कोई आकलन नहीं करता, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम अव्यक्त कहते हैं या अस्पष्ट लागत कहते हैं। तो बाजार से इसको क्रय नहीं किया जाता। तो दो प्रकार की लागतें हो गई, स्पष्ट लागत जो बाजार से क्रय किया जाते हैं साधनों पर, उन पे होने वाले व्यय को स्पष्ट लागत, और उद्यमी के द्वारा स्वयं के साधनों के उपयोग का मूल्य जो होता है, इम्प्यूटेड वैल्यू होता है, वो अस्पष्ट लागत होती है। दूसरा कंसेप्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट, लेखांकन लागत तथा आर्थिक लागत। तो लेखांकन लागत वो होती है जिनके लेखे जोखे रखे जाते हैं, जैसे स्पष्ट और सुव्यक्त लागतों को ही लेखांकन लागत कहते हैं। इसका मतलब अभी अपने ऊपर पढ़ा कि सुव्यक्त या स्पष्ट लागत कौन सी होती है, जो बाजार से साधनों का क्रय किया जाता है, इनको लेखाकार अपनी बही खातों में दर्ज करता है, इसलिए इनको लेखांकन लागत कहते हैं। अगली है इकोनॉमिक कॉस्ट, आर्थिक लागत। आर्थिक लागत में स्पष्ट लागतों और अस्पष्ट लागतों को शामिल किया जाता है, अर्थात अस्पष्ट लागत और स्पष्ट लागतों का योग आर्थिक लागत कहलाती है, जिसमें
उद्यमी का सामान्य लाभ भी शामिल होता है। जो अस्पष्ट लागत होता है, लागतें होती है, उसमें उद्यमी का सामान्य लाभ भी शामिल होता है। तो सामान्य लाभ जो होता है एक प्रकार की क्या है, लागत ही होती है, कॉस्ट होती है वो, क्योंकि वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो एंटरप्रेन्योर है उसका एक प्रकार का उसका पेमेंट है। सामान्य लाभ की वह मात्रा होती है जो उद्यमी को वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो इसको कॉस्ट इसलिए कहते हैं कि अगर ये सामान्य लाभ भी उद्यमी को नहीं मिलेगा तो वह फर्म उद्योग को छोड़ देगी या वो अपना काम बंद कर देगी। तो काम चालू रखने के लिए सामान्य लाभ की वह मात्रा उसको जरूरी है जो मिलनी चाहिए। अब पढ़ेंगे अपन मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट। ये तो मौद्रिक लागत क्या होती है? मुद्रा के रूप में जो व्यय किया जाता है वो मौद्रिक लागत होती है सामान्य शब्दों में तो, लेकिन किसी वस्तु के उत्पादन पर होने वाले मौद्रिक व्यय को मौद्रिक लागत कहते हैं। यह फर्म की स्पष्ट व अस्पष्ट लागतों के योग के बराबर होती है। इसका मतलब मौद्रिक लागत और इकोनॉमिक कॉस्ट लगभग सेम सी है कि इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का समेसन जो होता है। ये तो मौद्रिक लागत और इकोनॉमिक कॉस्ट लगभग सेम बात है। मेन चीज़ जो है वो है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होती है? वास्तविक लागत। तो वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो प्रयास, त्याग, एफर्ट्स, सेक्रीफाइस करने होते हैं उन्हें वास्तविक लागत कहते हैं। किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए उद्यमी को कई प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, परिश्रम करनी पड़ते हैं, अपनी पूंजी के उपयोग का त्याग करना पड़ता है और बहुत सारे जो भी परेशानियां आती है त्याग करना पड़ता है। वही उस वस्तु की क्या कहलाती है? वास्तविक लागत कहलाती है। जैसे उत्पादन कार्य में श्रमिक को परिश्रम करना पड़ता है तो वो आराम का त्याग कर रहा है। प्रबंधक उद्यमी के प्रयास और परिश्रम, वो भी उद्यमी भी अपना प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, मानसिक रूप से परेशान हो रहा है। पूंजी का उपयोग ना करके उसको बचा रहा है, बचत कर रहा है, तो उसको उपभोग को त्याग करना पड़ रहा है, तभी उसके पास में पूंजी बचत होती है। तथा वास्तविक लागत, यही वास्तविक लागत है। तो सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में उद्यमी को, श्रमिकों को जो भी परेशानियां आती है, परिश्रम करना पड़ता है, उपभोग में त्याग करना पड़ता है, मानसिक एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वही उस वस्तु की रियल कॉस्ट कहलाती है, वास्तविक लागत कहलाती है। वास्तविक लागत को मापने में कठिनाई आती है क्योंकि ये पता नहीं चलता कि कितना परिश्रम, कितना परेशानी कितनी हो रही है, एफर्ट्स कितने, सेक्रीफाइस कितना किया जा रहा है। तो वास्तविक लागत को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसने जो हमारे अर्थशास्त्री थे H.H. लेबास्की ने के अनुसार वास्तविक लागत एक दार्शनिक अवधारणा है। वास्तविक लागत क्या कहा उन्होंने कि ये तो एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, दार्शनिक अवधारणा है। इसको इन्होंने सोशल कॉस्ट भी कहा है कि ये सामाजिक लागत है, कि समाज को किसी भी वस्तु के उत्पादन में समाज को जो भी परेशानियां करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, त्याग करने पड़ते हैं, वो उस वस्तु की सामाजिक लागत भी कहलाती है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु का उत्पादन करने में समाज द्वारा किए गए परिश्रम, त्याग, असुविधा एवं दुख आदि करने होते हैं, उसे ही वास्तविक लागत या सामाजिक लागत कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम बहुत ही आधुनिक, ये जो वास्तविक लागत का कॉन्सेप्ट था ये पुराना कॉन्सेप्ट है, उसकी जगह आजकल ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसकी जगह काम में आ रहा है अवसर लागत, वैकल्पिक लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो महत्वपूर्ण है ये। क्या होती है अवसर लागत? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की अवसर लागत किसी अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक वस्तु के परित्याग को कहते हैं, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स। जैसे बंदूक के निर्माण की अवसर लागत मक्खन के उत्पादन की वह मात्रा है जिसे वह उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि उद्यमी दो वस्तुओं में से किसी एक का उत्पादन करना चाहेगा तो दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। तो पहली वस्तु का जिसका उत्पादन नहीं कर सकता वह दूसरी वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। जैसे एक खेत में एक किसान
गेहूं का उत्पादन कर सकता है या सरसों का कर सकता है। अगर वो सरसों का उत्पादन न करके गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो सरसों की जो अवसर लागत है वो गेहूं का उत्पादन होगी, क्योंकि वो सरसों का उत्पादन नहीं कर सकता। तो हम ये प्रसिद्ध उदाहरण है मार्शल ने जो लिया है मक्खन और बंदूक का, पीपीसी वक्र के द्वारा दिखाया है कि या तो वो बंदूक का उत्पादन करेगा तो मक्खन का उत्पादन नहीं कर सकता, तो मक्खन की जो अवसर लागत है वो बंदूक का उत्पादन हो गई, और वो मक्खन का उत्पादन कर रहा है बंदूक का उत्पादन नहीं कर सकता, तो मक्खन की अवसर लागत बंदूक की अवसर लागत मक्खन का उत्पादन हो जाएगी। तो इस प्रकार अवसर लागत वो होती है कि एक वस्तु का उत्पादन उद्यमी दूसरी वस्तु के त्याग करके ही कर सकता है, तो वो ही उसकी क्या कहलाएगी, अवसर लागत कहलाती है। यदि कोई श्रमिक या साधन, उत्पादन का साधन वर्तमान व्यवसाय में कार्य न करके किसी अन्य सर्वोत्तम वैकल्पिक व्यवसाय में कार्य करने पर उसे वहाँ जो आय प्राप्त होती है उसे उसकी हस्तांतरण आय कहते हैं। हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर प्रोडक्शन या रिटर्न्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको जो हम ऐसे नहीं कि साधनों की अवसर लागत होती, साधनों की अवसर लागत नहीं होती, साधनों की तो हस्तांतरण आय होती है। अवसर लागत क्या होती है, वस्तुओं की अवसर लागत होती है कि एक वस्तु के उत्पादन नहीं करने से दूसरी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो वो उसकी अवसर लागत कहलाती है। तो ये जो साधनों को एक साधन से दूसरे साधन में वो काम करता है और वहाँ पर उसको जो अच्छा प्रतिफल मिलता है वो उसकी ट्रांसफ़र अर्निंग है, ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी होगी, वस्तुओं की, और साधनों की क्या होती है, ट्रांसफ़र अर्निंग होती है। तो इनमें से दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक नई अवधारणा है वो है निमग्न लागत या सनक कॉस्ट, डूबती लागतें जिसको कह सकते हैं। निमग्न लागत, सनक कॉस्ट, डूबती लागतें किसी फर्म द्वारा किए गए वे खर्चे या लागतें जिन्हें फर्म द्वारा किसी भी तरीके से वापस वसूल करना संभव न हो तथा जो फर्म के वर्तमान निर्णय को प्रभावित नहीं करे उसे निमग्न लागत कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ लागतें फर्म को ऐसी भी करनी पड़ती है, कुछ खर्चे ऐसे भी करने पड़ते हैं जिसको वो किसी भी तरीके से वापस वसूल करना उनके लिए संभव नहीं होता, और वे जो लागत है वो लागत है जो फर्म के वर्तमान या भावी निर्णय को प्रभावित नहीं करती, तो उसे क्या कहते हैं, सनक कॉस्ट कहते हैं। ऐसी लागतें होती हैं बहुत सारी, जैसे रिसर्च पे है, शोध पे है, या कोई डेवलपमेंट पे जो भी खर्च किया जा रहा है वो फर्म उसको वापस ही वसूल नहीं कर सकती। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को थोड़ा बहुत वसूल वो कर सकती है, लेकिन ऐसी लागतें भी होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी कॉस्ट आती है तो वो उसको वापस नहीं वसूल कर सकती, तो उसे क्या कहते हैं, ये सनक कॉस्ट बोलते हैं उसको। तो सनक कॉस्ट क्या होती है, स्थिर लागतों से भिन्न होती है ये, ऐसे नहीं कि स्थिर। फिक्स कॉस्ट को तो जैसे मान लो उत्पादन बंद भी कर दिया तो भी वो जो भूमि है, भवन है, मशीनें हैं, उसको बेचकर एक उद्यमी है उसकी कुछ लागत वसूल कर सकता है। लेकिन सनक कॉस्ट वो होती है, रिसर्च कर लिया किसी दवाई की खोज की और वो खोज हो गई, बाद में दूसरी दवाई आ गई, तो उस जो रिसर्च पे जो पैसा लगा वो उसको वापस फर्म वसूल नहीं कर सकती, तो इसे ही क्या कहते हैं, सनक कॉस्ट बोलते हैं। जैसे किसी फर्म के द्वारा पुरानी मशीन को बेचने पर किया गया विज्ञापन व्यय, किसी पुरानी मशीन है उसको बेचना है और विज्ञापन करना पड़ रहा है और उस पे जो खर्चा आ रहा है वो अब वापस वसूल नहीं कर सकता। वो शोध पर, खोज पर आदि पर जो व्यय होता है उसको वो वसूल नहीं कर सकता, इन्हें कहते हैं सनक कॉस्ट। ये लागत के कंसेप्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट फंक्शन, लागत फलन। लागत फलन उत्पादन की लागत व उत्पादन की मात्रा के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन वस्तु के उत्पादन और साधनों की मात्रा के बीच में टेक्निकल और फिजिकल रिलेशनशिप को दिखाता था। लेकिन लागत फलन कुछ अलग है। लागत फलन वस्तु की लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच में टेक्निकल और फिजिकल रिलेशनशिप को नहीं दिखाता, ये फंक्शनल रिलेशनशिप या मॉनेटरी रिलेशनशिप को दिखाता है, मौद्रिक संबंध को दिखाता है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, क्यू उत्पादन की मात्रा। तो
वस्तु की लागत किस पे निर्भर करती है? उत्पादन की मात्रा पर। वस्तु की उत्पादन की मात्रा पर। उत्पादन की मात्रा में और वस्तु की लागत में फलनात्मक संबंध होता है। लागत वक्र, कॉस्ट कारो। लागत वक्र लागत उत्पादन की लागत व उत्पादन की मात्रा के बीच विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। लागतें दो प्रकार की होती है, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। इससे पहले हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, उसमें पढ़ते थे कि अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या होता है। वहाँ अच्छी तरीके से पढ़ लिया था कि अल्पकाल वह समय होती है जिसमें कुछ साधन स्थिर रखते हैं और कुछ साधनों को बढ़ाकर उत्पादन को बढ़ाते हैं, और दीर्घकाल वह समय अवधि होती है जिसमें फर्म अपने आकार को बदल सकती है, कोई साधन स्थिर नहीं रहते, सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। दोबारा हम बात करते हैं अल्पकालीन लागतों की। तो अब अल्पकाल वह समय अवधि होती है जब केवल एक साधन श्रम को ही परिवर्तित किया जा सकता है तथा अन्य साधन जैसे संयंत्र का आकार, भूमि, भवन, मशीनें आदि को स्थिर या अपरिवर्तित रखा जाता है। अतः अल्पकाल में दो प्रकार की लागतें होती है। स्थिर साधनों पर होने वाली लागतें को स्थिर लागतें कहते हैं और परिवर्तनशील साधनों पर होने वाले वे को परिवर्तनशील लागतें कहती है। तो अल्पकाल में दो प्रकार के साधन होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो इस साधनों पर जो व्यय होता है उसी के आधार पर अल्पकाल में दो प्रकार की लागतें होती है, एक तो फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले पढ़ेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत। अल्पकाल में होती है, दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत नहीं होती। तो अल्पकाल में स्थिर साधनों पर होने वाले व्यय को स्थिर लागत कहते हैं। इन्हें सप्लीमेंट्री कॉस्ट या ऊपरी लागतें भी कहते हैं। ये लागतें उत्पादन में परिवर्तन होने से प्रभावित नहीं होती। शून्य उत्पादन पर भी शून्य नहीं होती और उत्पादन बढ़ने पर भी ये लागतें बढ़ती नहीं हैं, उतनी ही रहती है। ये बंधी हुई लागतें होती है, तो इन्हें स्थिर लागतें कहते हैं। ये अल्पकाल में मिलती है, अल्पकाल में लागू होती है, जैसे भूमि, भवन, प्लांट, लाइसेंस आदि पर व्यय। दूसरी है परिवर्तनशील लागतें, वेरिएबल कॉस्ट। अल्पकाल में दूसरे जो साधन होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो उन साधनों पर होने वाले व्यय को परिवर्तनशील लागत या प्रमुख लागत या प्रत्यक्ष लागत कहते हैं। ये उत्पादन से प्रभावित होती है। परिवर्तनशील लागतें उत्पादन से प्रभावित होती है, अर्थात उत्पादन शून्य होता है तो परिवर्तनशील लागतें भी शून्य होती है। उत्पादन बढ़ता है तो परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती है। इसका मतलब उत्पादन व परिवर्तनशील लागतों में सीधा संबंध होता है। उत्पादन के शून्य होने पर यह शून्य हो जाती है, जैसे मजदूरी, कच्चा माल, बिजली का बिल आदि। शून्य उत्पादन करेंगे तो मजदूर नहीं आएगा, तो मजदूरी देना नहीं पड़ेगा। वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे, कच्चा माल की जरूरत नहीं है, तो कच्चा माल की लागत शून्य हो जाएगी, तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। बिजली का बिल, बिजली मशीन नहीं चला रहे हैं, यूनिट नहीं आ रहे, बिजली का बिल नहीं आ रहा, तो वो जो यूनिट पे खर्चा हो रहा है बिजली के उपयोग पे स्थिर राशि, तो वो तो फिक्स कॉस्ट में आती है, लेकिन जो बिजली के यूनिट आ रहे हैं मशीन चलने से, उस पर जो बिल आ रहा है वो कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। तो अल्पकाल में तीन लागतें हैं, एक तो अल्पकालीन कुल लागत, एक अल्पकालीन औसत लागत और एक अल्पकालीन सीमांत लागत। तो इनको हम पढ़ेंगे। अल्पकालीन कुल लागत जिसको कहेंगे हम शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, एक है अल्पकालीन औसत लागत जिसे कहेंगे SAC मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, और अल्पकाल में SMC मतलब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। और दीर्घकाल में तीन ही लागतें होती है, LTC, LAC और LMC। L का मतलब लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अल्पकालीन कुल लागत, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। यह कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होती है। तो STC मतलब शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जो TVC होती है, ये TFC है, ये तो उत्पादन से प्रभावित नहीं होती, ये उत्पादन शून्य होता है तो भी उतनी ही रहती है, उत्पादन बढ़ने पर भी उतनी ही रहती है। तो TFC तो कांस्टेंट राशि है एक प्रकार की। अब है TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ये उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पादन शून्य होता है तो शून्य रहती है, और जैसे उत्पादन बढ़ता है तो बढ़ती है। इट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन की जो मात्रा है उसमें रिलेशनशिप पॉजिटिव है। दूसरी है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, SAC। SAC कैसे ज्ञात करेंगे? STC में
उत्पादन की मात्रा का भाग देते हैं, STC में उत्पादन की मात्रा का भाग देकर हम SAC ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात SAC बराबर क्या होती है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागतों का योग अल्पकालीन औसत लागत होती है। औसत स्थिर लागत कैसे ज्ञात करेंगे? टोटल फिक्स कॉस्ट में उत्पादन की मात्रा का भाग देकर एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्ञात करते हैं। और ABC बराबर होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय Q, प्रोडक्शन। तीसरी है अल्पकालीन सीमांत लागत। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होगा उसे सीमांत लागत कहते हैं। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो तो चेंज बताती है टोटल में, कुल में। तो SMC बराबर क्या लिख सकते हैं हम? SMC बराबर डेल्टा STC डिवाइड बाई डेल्टा Q, या इसको ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा TVC डिवाइड बाई डेल्टा Q, दोनों एक ही। दीर्घकाल में सभी उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं, अतः दीर्घकाल में कोई भी स्थिर लागत नहीं होती, सारी परिवर्तनशील लागतें होती है। तो LAC कैसे ज्ञात करेंगे? LTC में Q का भाग देंगे और LMC ज्ञात करेंगे डेल्टा LTC डिवाइड बाई डेल्टा Q। अब हम एक टेबल के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे ये ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने फॉर्मूले बता दिए अब टेबल में। जैसे शुरुआत में हमने क्यों लिया है, ये उत्पादन की मात्रा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरीके से हम उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं, यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो उस पर जो होने वाली इस तरीके की ये जो 7 लागतें हैं अल्पकालीन, वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम TFC हमने बात की थी कि उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। TFC उत्पादन की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब उत्पादन बढ़ेगा तो TFC में कोई परिवर्तन नहीं होता। शून्य उत्पादन है तो TFC कितनी है? 100। उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन TFC उतनी की उतनी है, कांस्टेंट है। इसका मतलब उत्पादन के बढ़ने से TFC में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुल स्थिर लागतें वो लागतें होती है जो एक बार खर्च कर दी जाती है, उसमें परिवर्तन उत्पादन में वृद्धि करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हर उत्पादन के स्तर पर स्थिर रहती है, इसे ही TFC कॉस्ट कहते हैं। दूसरी कॉस्ट है TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TVC बराबर क्या होती है? उत्पादन बढ़ता है तो TVC बढ़ती है, उत्पादन शून्य होता है तो TVC भी शून्य होती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है TVC पहले तो धीमी गति से बढ़ती है या घटती दर से बढ़ती है, और एक स्थिति के बाद, मोड़ के बिंदु के बाद में बढ़ती दर से बढ़ती है। तो बढ़ रही है ये। जैसे शून्य उत्पादन है TVC शून्य है, एक उत्पादन है 100 हुई, 2 उत्पादन है 160 हुई, 3 उत्पादन है 200 हुई, 4 उत्पादन है 220 हुई, 5 उत्पादन है 260। इसका मतलब यहाँ घटती दर से बढ़ रही है। और उसके बाद में 6 उत्पादन 320, 7 उत्पादन 390, 8 उत्पादन 500, 9 उत्पादन 650, 10 उत्पादन 850। फिर बाद में ये मोड़ के बिंदु के बाद में बढ़ती दर से बढ़ती है। तो TVC शून्य उत्पादन पे शून्य रहती है शुरुआत में, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है धीमी गति से बढ़ती है और एक बिंदु के बाद में तेज गति से बढ़ती है। फिर है STC हमने सूत्र बताया था कि STC क्या होता है? TFC और TVC का योग होता है। तो जैसे 100 प्लस 0 बराबर कितना? 100। STC कितनी होगी? 100। इस पे 100 200 हो गई, 100 और 160 260 हो गए। तो STC कैसे ज्ञात करते हैं? TVC और STC को जोड़कर STC ज्ञात कर सकते हैं। अब है AFC बराबर क्या होता है? AFC बराबर होता है TFC डिवाइड बाई Q। TFC में किसका भाग देना है? Q का, उत्पादन की मात्रा का भाग देना है। तो क्या होगा? AFC कितना है? 100 है, यहाँ पे कितना भाग दे रहे हैं? 0, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ 100 है, उत्पादन की मात्रा 1 है, 100 में 1 का भाग देंगे तो 1। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 2, तो 2 का भाग देंगे तो 50। फिर यहाँ 100 है, फिर 3 का भाग देंगे तो 33 पॉइंट। इसका मतलब AFC एक ऐसी लागत है
जो उत्पादन के बढ़ने पर हमेशा घटती जाती है। AFC एक ऐसी लागत है जो उत्पादन के बढ़ने पर हमेशा घटती ही जाती है। अब बात करें हम AVC। AVC का सूत्र बताया था, AVC बराबर TVC डिवाइड बाई Q। TVC में किसकी बात भाग देना है? Q का, उत्पादन की मात्रा का भाग देना है। जैसे यहाँ TVC 0 है तो 0 को 0 कुछ नहीं होगा, 100 में 1 का भाग देंगे 100, 100 में 2 का भाग देंगे 160 में 2 का भाग देंगे 80, 200 में 3 का भाग देंगे 66.7, 220 में 4 का भाग देंगे तो 55। इसका मतलब AVC पहले तो घटती है, घटती दर से बढ़ती है, और एक मोड़ के बिंदु के बाद में बढ़ती दर से AVC पहली शुरुआत में घटती है और मोड़ के बिंदु पर न्यूनतम होती है और उसके बाद में बढ़ने लग जाती है। तो उत्पादन के बढ़ने पर शुरुआत में AVC घटती है, एक बिंदु पर न्यूनतम होती है और उसके बाद में बढ़ने लग जाती है। अब बात करें हम SAC बराबर क्या होता है? SAC कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक तो STC डिवाइड बाई Q कर सकते हैं, और दूसरा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? SAC बराबर क्या होता है? AFC प्लस AVC। इन दोनों को जोड़कर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे कि AVC और AFC को जोड़ देंगे, 100 और 100 200 हो गए, 80 और 50 130 हो गए, 25 और 55 ये 80 हो गए। इसका मतलब SAC को इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप TFC में Q का भाग देकर भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 200 में 1 का भाग दिया तो 200, 260 में 2 का भाग दिया तो 130। SAC भी उत्पादन के बढ़ने पर प्रारंभ में घटती है, न्यूनतम होती है और उसके बाद में बढ़ने लग जाती है। अब बात करें हम SMC की। SMC क्या होती है कि SMC क्या होती है कि डेल्टा TVC डिवाइड बाई डेल्टा Q या डेल्टा STC डिवाइड बाई डेल्टा Q, कि उत्पादन में एक इकाई परिवर्तन होने से कुल उत्पादन में जो कुल लागत में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाती है? सीमांत लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत। तो ये अल्पकालीन कुल लागत में परिवर्तन की दर को बताती है। तो अल्पकाल में कुल लागत प्रारंभ में घटती दर से बढ़ रही है, तो ये परिवर्तन बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ती है तो घट रहा है, शुरुआत में घटती है, परिवर्तन घटता है तो घट रही है, फिर एक स्थिति के बाद में ये बढ़ती दर से बढ़ती है, मतलब परिवर्तन बढ़ता है, तो SMC भी क्या होती है? बढ़ने लग जाती है। तो ये भी उत्पादन के बढ़ने पर प्रारंभ में घटती है और बाद में बढ़ती है। इस प्रकार ये अल्पकाल में TFC, TVC, STC, AFC, AVC और SAC और SMC, ये एक प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की लागतें होती है, जो इस तरीके से उनके फॉर्मूले होते हैं, परिभाषाएं होती है और उनका कैलकुलेशन होता है। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बहुत मन लगा कर पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू।